ये रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है? क्या किसी भी मॉलिक्यूल या आयन की आरएस को देखकर मैं उसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ कर सकता हूं? वेलकम टू हेलो ऑर्गेनिक। मैं अनुराग जोशी और इस टाइटल वीडियो को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि आप इस टॉपिक को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीख सकते हो या फिर मेरे साथ रिवाइज कर सकते हो। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ। मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। कोई भी मॉलिक्यूल या आयन कंजुगेशन की कंडीशन को फुलफिल करता है तो उस मॉलिक्यूल या आयन में रेजोनेंस पॉसिबल हो सकता है और रेजोनेंस के कारण ही उसमें इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है और इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से ही हम उस मॉलिक्यूल या आयन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यानी आरएस को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर एक बार आरएस ड्रॉ हो जाती है तो हम इजीली उसका आरएच यानी रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ कर सकते हैं। यानी ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो आज इस वीडियो को हम इस तरह से डिस्कस करेंगे ताकि आरएच के साथ साथ इन सभी कॉन्सेप्ट को वापस रिवाइज किया जा सके। तो अब शुरू करते हैं कि किसी मॉलिक्यूल या आयन में हमको आरएच को ड्रॉ करते वक्त किन किन प्रिकॉशन को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में यहाँ पे मेरे पास इस बेंजीन के जस्ट आगे वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज दिया गया है। बेंजीन के रिस्पेक्ट में जस्ट आगे वाला जो कार्बन होता है उस कार्बन को हम बेंजाइली कार्बन कहते हैं। यानी इस वक्त मेरे पास एक बेंजाइली कार्बन है और इस बेंजाइली कार्बन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, यानी कि ये मेरे पास बेंजाइल कार्बन आयन है। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन ने अभी 3 बॉन्ड बना रखे हैं। चूंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए इस कार्बन के पास इन 3 बॉन्ड के थ्रू टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हुए। चूंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर लेंगे तो इस कार्बन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। यानी इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बेंजीन में माइग्रेट करेंगे। यानी कि इस नेगेटिव चार्ज का और बेंजीन का आपस में कंजुगेशन है। कंजुगेशन को चेक करने के लिए जिस चार्ज का कंजुगेशन चेक करना है वो चार्ज उस सिस्टम के साथ अगर सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है तो ऐसा चार्ज जो होता है वो कंजुगेशन में होता है। जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है इस बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है। यानी ये सिस्टम जो होगा ये कंजुगेटेड सिस्टम होगा और कंजुगेटेड सिस्टम होने के कारण अब ये जो नेगेटिव चार्ज होंगे इस तरह से इसमें माइग्रेट कर लेंगे और जैसे ही नेगेटिव चार्ज बेंजीन में जाएंगे ये बेंजीन का जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होके इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइग्रेट कर लेंगे। यानी इससे मैं एक आरएस को और ड्रॉ कर सकता हूँ। इस आरएस में क्या होगा, ये दोनों जो बॉन्ड है ये एज इट इज रहेंगे। यहाँ पे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस कार्बन पर 2 H जो होंगे वो एज इट इज चले जाएंगे। क्योंकि बेंजीन के अंदर नेगेटिव चार्ज माइग्रेट करा है, ये चार्ज जो है इस बेंजीन के यहाँ पे यानी ऑर्थो कार्बन पे आ जाएगा और जैसे ये चार्ज ऑर्थो कार्बन पे आता है अब ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन की कंडीशन को फुलफिल कर लेता है। क्योंकि नेगेटिव चार्ज अब इस पाई बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेट है। अब ये नेगेटिव चार्ज इस तरह से इसमें माइग्रेट होगा कि ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे पैरा पोजिशन पे आ जाएगा और इसकी हम एक थर्ड आरएस को ड्रॉ कर सकते हैं। इस थर्ड आरएस में जो भी बॉन्ड हमने डिस्टर्ब नहीं करे उनको एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। जैसे यहाँ पे ये बॉन्ड कैरी फॉरवर्ड होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन जो इस कार्बन के साथ थे वो हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिए और इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे मूवमेंट होने से यहाँ पे नया बॉन्ड बन जाएगा और इस बॉन्ड को हम यहाँ बना देंगे और जो नेगेटिव चार्ज है वो इस कार्बन पे आ जाएगा। और अगली बार क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस तरह से मूव करेगा और ये पाई बॉन्ड जो है ब्रेक होके इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। तो इसके थ्रू मैंने इसकी 4th आरएस को ड्रॉ कर लिया। इस 4th आरएस में यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन और उसके ऊपर 2 हाइड्रोजन ये एज इट इज मूव कर जाएंगे। यहाँ पे बॉन्ड जो था ये बॉन्ड पहले से था, नया बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा। अगेन मैं इसकी एक आरएस को और ड्रॉ कर सकता हूं। इस आरएस में ये नेगेटिव चार्ज इस तरह से मूव करेगा और ये वाला पाई बॉन्ड जो है ब्रेक होके इस कार्बन के ऊपर वापस नेगेटिव चार्ज बना देगा। यानी इससे मेरे पास इसकी एक 5th आरएस बन जाएगी। इसमें यहाँ पर पहले से बॉन्ड था और यहाँ पे पहले से बॉन्ड था, ये एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। यहाँ पे
नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और यहाँ पे कार्बन के साथ वापस सिंगल बॉन्ड बनेगा और 2 हाइड्रोजन इसके पास पहले से थे और यहाँ पे इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो पांचों RS होती हैं, इसके बेस पे हम इसका RH को ड्रॉ कर सकते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड को ड्रॉ करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको ये ध्यान में रखनी है, क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड RS के थ्रू बनता है और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में केवल पाई इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि रेजोनेंस के अंदर कभी भी सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होते। अगर मुझे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करना है तो सबसे पहले मैं वो सिग्मा फ्रेम जिसको मैंने डिस्टर्ब नहीं करा है उसको मैं एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। जैसे अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करूं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस मॉलिक्यूल का या इस बेंजाइल कार्बोनाइन का वो फ्रेम जो सिग्मा बॉन्डेड है उसको मैं एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। दूसरा काम मैं क्या करूंगा, जहां भी बॉन्ड बना है या जहां भी बॉन्ड ब्रेक हुआ है वहां पे मैं डैश लाइन लगाऊंगा। यानी डैश लाइन का मतलब ये है कि जो इसमें बॉन्ड है वो पार्शली बना है और पार्शली ही ब्रेक हुआ है। तो अपने क्या करेंगे, ये डैश लाइन जो है यहां लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड है वो बना हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट बॉन्ड कहाँ बनेगा, नेक्स्ट बॉन्ड जो है यहाँ पे ब्रेक हुआ है और यहाँ पे बन जाएगा। तो इसी तरह इस मॉलिक्यूल में हम जो डैश लाइन है वो पूरे यहाँ पे सिस्टम में लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे बॉन्ड ब्रेक होगा और नया बॉन्ड बनेगा। तीसरा काम हम ये करेंगे कि जहां भी जैसा भी जो चार्ज था, यानी जिस कार्बन एटम पर या किसी भी एटम पर जो भी चार्ज था वो चार्ज डेल के थ्रू लगा देंगे। जैसे इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था तो मैं इस कार्बन के ऊपर ये चार्ज जो है ऐसे लगा दूंगा, डेल नेगेटिव। इसके बाद चार्ज जो है यहां बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पे गया, फिर पैरा पोजीशन पे गया और फिर वापस ऑर्थो पोजीशन पे आया। ठीक है, तो यानी कि अब ये जो चार्ज है ये 3 पोजीशन पे गया हुआ है, तो 3 जगह मैं इस तरह से ऑर्थो पे, फिर पैरा पे और फिर इस ऑर्थो पे ये चार्ज को लगा दूंगा। करेक्ट है। तो इस तरह से मैं इस आयन की रेजोनेंस हाइब्रिड को आसानी से ड्रॉ कर सकता हूं। अब मान लीजिए मैं आपसे पूछूं इसमें टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन हुआ है, तो यहां पे हमारे पास टोटल 3 पाई बॉन्ड थे। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन तो मुझे यहां दिखाई दे रहा है। चूंकि ये नेगेटिव चार्ज बेंजीन के अंदर माइग्रेट करता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाएंगे। यानी इस बेंजाइल कार्बोनाइन में टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा। यानी इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर मान लीजिए मैं ऐसा पूछूं कि इस कार्बोनाइन का ये जो नेगेटिव चार्ज है ये लोकलाइज है या डीलोकलाइज है, अगर कहीं भी नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेता है या अपनी पोजीशन को मूव कर लेता है, इसका मतलब ये है कि वो जो चार्ज है वो डीलोकलाइज चार्ज है। यानी ये जो चार्ज होगा ये डीलोकलाइज चार्ज होगा। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नोट करी थी कि किसी भी मॉलिक्यूल या आयन की जितनी भी RS बनती हैं वो सभी RS इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल होती हैं। यानी कि इस बेंजाइल कार्बोनाइन की ये जो पांचों RS हमने ड्रॉ करी हैं, ये पांचों की पांचों RS जो होंगी ये इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल होंगी, यानी सिर्फ ऑन पेपर ही एग्जिस्ट करेंगी। और जो इसकी रियल स्ट्रक्चर होगी वो इसकी रियल स्ट्रक्चर ये होगी जिसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहेंगे। यानी ये इस मॉलिक्यूल या आयन का RH यानी रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाएगा। एग्जांपल नंबर 2, इस एग्जांपल में मेरे पास एनिलीन का मॉलिक्यूल दिया गया है और इसकी नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ये लोन पेयर इस वक्त कंजुगेशन की कंडीशन को फुलफिल करता है, क्योंकि ये लोन पेयर बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है। यानी कि ये लोन पेयर जो होगा वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो होगा क्या, इसका लोन पेयर इस तरह से नीचे यहाँ पे डोनेट हो जाएगा और ये जो बेंजीन का पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होके इसके इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, जिससे इसकी मैं एक RS को ड्रॉ कर पाऊंगा। इस RS में होगा क्या कि ये दोनों बॉन्ड एज इट इज चले जाएंगे, क्योंकि इनको हमने डिस्टर्ब नहीं करा है। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और इस नाइट्रोजन के जो दोनों H होंगे वो हमने एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर दिए और नेगेटिव चार्ज जो होगा वो बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पे बन जाएगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी है, अगर कोई भी एटम या ग्रुप अपना लोन पेयर कंजुगेशन में देता है या रेजोनेंस में वो लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है तो उस एटम के ऊपर डेफिशिएंसी जनरेट हो जाती है, यानी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन कर देते हैं। इसी तरह से अब इसका ये जो नेगेटिव चार्ज है
वो आगे मूव करता है। अभी नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव करेगा, जिससे ये पाई बॉन्ड जो होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बना लेगा। तो इससे मैं इसकी थर्ड आरएस को ड्रॉ कर लूंगा। इस आरएस में इस कार्बन और नाइट्रोजन का ये बॉन्ड और इसके दोनों हाइड्रोजन अलोंग विद पॉजिटिव चार्ज मैंने डिस्टर्ब नहीं करा है, इसको मैंने एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर दिया। यहाँ पे बॉन्ड पहले से प्रेजेंट था, नया बॉन्ड यहां बन जाएगा और नेगेटिव चार्ज जो है इस कार्बन पे आ जाएगा। ये इस एनिलीन की थर्ड आरएस हो जाएगी। अब ये चार्ज अगेन कंजुगेशन में है और कंजुगेशन में होने के कारण अब ये चार्ज इधर माइग्रेट करेगा, जिससे यहाँ का जो पाई बॉन्ड होगा ये ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड जो है अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर लेगा। इससे मैं इसकी फोर्थ आरएस को ड्रॉ कर लूंगा। इस आरएस में यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, इसके दोनों हाइड्रोजन और पॉजिटिव चार्ज मैंने डिस्टर्ब नहीं करे हैं, ये एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। यहाँ पे बॉन्ड पहले से प्रेजेंट था, यहाँ पे नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और नेगेटिव चार्ज जो है इस कार्बन पे आ जाएगा। और इसकी लास्ट आरएस में क्या होगा, अभी नेगेटिव चार्ज अगेन कंजुगेशन में है, अभी ये यहाँ से इस तरह से माइग्रेट करेगा कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन पे मूव कर जाएंगे। यानी इससे मैं इसकी फिफ्थ आरएस को ड्रॉ कर लूंगा। इस आरएस में यहाँ दोनों बॉन्ड पहले से थे और यहाँ पे नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसी तरह से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और इसके ऊपर एक लोन पेयर आ जाएगा और इसके साथ दोनों हाइड्रोजन जो हैं जो पहले से अटैच थे एज इट इज चले जाएंगे। यानी इस तरह से एनिलीन की मैं ये 5 आरएस को ड्रॉ कर सकता हूं। अगेन ये पांचों की पांचों जो आरएस होंगी ये इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल होगी। अगर मैं इसके रियल मॉलिक्यूल को ड्रॉ करूं तो मुझे सिर्फ 3 ही काम करने हैं। पहला काम तो ये करना है कि उस सिस्टम के सिग्मा बॉन्ड जिसको मैंने डिस्टर्ब नहीं करा है या जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है उसको मैं एज इट इज ड्रॉ कर लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इस एनिलीन का जो सिग्मा फ्रेम है उसको एज इट इज ड्रॉ कर लूंगा। दूसरा काम मैं ये करूंगा कि जहां भी बॉन्ड ब्रेक हुआ है या नया बॉन्ड बना है वहां पे मैं डैश लाइन लगा दूंगा। तो आप देखोगे इस पूरे सिस्टम में यहाँ सभी जगह पे या तो बॉन्ड ब्रेक हुआ है या फिर नया बॉन्ड बना है, इसलिए मैंने सभी जगह पे डैश लाइन लगा दी। तीसरा काम ये करना है कि जहां जो भी चार्ज आया है या जो भी चार्ज उस पे है वो वहां पे डेल के थ्रू लगाना है। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यहाँ बना था, इसका मतलब इसमें मैं डेल के साथ पॉजिटिव चार्ज लगा दूंगा, तो मैं यहाँ पे डेल पॉजिटिव लिख दूंगा। और इसी तरह से अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर देखूं तो एनिलीन में इस ऑर्थो पोजीशन पर, फिर पैरा पोजीशन पर और फिर अगेन ऑर्थो पोजीशन पर, इन 3 जगह पर नेगेटिव चार्ज मूव करता है या डीलोकलाइज होता है। तो इन 3 जगह पर मैं नेगेटिव चार्ज को एज ए डेल नेगेटिव लगा दूंगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको ये देखनी है कि मैंने यहाँ पे चार्ज के साथ डेल लगा रखा है। अब इस डेल का मतलब क्या होता है? डेल का मतलब ये होता है उस एटम या उस कार्बन पर जहां पे आपने डेल के साथ चार्ज लिखा है वो चार्ज जो है वहां पे कुछ समय के लिए रहता है, यानी कि वो चार्ज जो होता है वो डीलोकलाइज होता है। इस तरह एनिलीन की इन 5 आरएस की हेल्प से मैं रेजोनेंस हाइब्रिड को ड्रॉ कर सकता हूं। ये 5 आरएस जो होंगी उसकी हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी होंगी, रियल स्ट्रक्चर जो होगी वो उसकी ये होगी, यानी कि ये इस मॉलिक्यूल का रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाएगा। अगर मान लीजिए मैं ऐसा पूछूं कि एनिलीन में कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ पे बेंजीन के इन 3 बॉन्ड को देखूं तो हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से एक ये इसमें लोन पे पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि 6 मेरे पास इलेक्ट्रॉन यहां से हो जाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहां से हो जाते हैं। यानी एनिलीन में टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है। अगर इस लोन पेयर के रिस्पेक्ट में बात करें, चूंकि ये लोन पेयर जो है वो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करता है और इस तरह से बेंजीन में माइग्रेट हो जाता है, यानी कि ये जो लोन पेयर होगा इसके लिए मैं कह सकता हूं कि लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइज है। ये डीलोकलाइज लोन पेयर है। एग्जाम्पल नंबर 3, इस एग्जाम्पल में मेरे पास फिनोल का मॉलिक्यूल दिया गया है। अगर फिनोल के मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल नंबर 2 के एनिलीन के साथ कंपैरिजन किया जाए तो एनिलीन में यहाँ पे नाइट्रोजन एटम था जो बेंजीन के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ था और उस नाइट्रोजन एटम पर एक लोन पेयर था। चूंकि यहाँ पे फिनोल का मॉलिक्यूल है, इसमें ऑक्सीजन एटम बेंजीन के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो इस ऑक्सीजन पर हमारे पास 2 लोन पेयर होते हैं।
अब सबसे खास बात यह है कि प्रीवियस वीडियोस में हमने ऐसा देखा है कि अगर किसी एटम या ग्रुप पर एक से ज्यादा लोन पेयर हो और वो लोन पेयर अगर कंजुगेशन में है तो वो एटम अपना एक लोन पेयर ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर पाता है, यानी कि वो एटम अपना एक लोन पेयर ही कंजुगेशन के थ्रू रेजोनेंस में इन्वॉल्व करता है। अब हम बात करते हैं इसके लोन पेयर की, क्या ये कंजुगेशन में है क्या। अगर लोन पेयर का कंजुगेशन देखना होता है तो लोन पेयर के रिस्पेक्ट में अगर पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है तो उस सिस्टम में उस लोन पेयर का कंजुगेशन होता है। यानी कि एक चीज ये कंफर्म हो गई कि इस फिनोल में ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर जो है कंजुगेशन की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं। क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में जैसा अभी हमने मेंशन किया केवल एक लोन पेयर ही डोनेट होता है, तो एक चीज ये कंफर्म है कि फिनोल का ये जो ऑक्सीजन एटम होगा इन दोनों लोन पेयर में से कोई एक लोन पेयर को ही डोनेट करेगा। अब मान लो मैं इस लोन पेयर को यूज करता हूं तो ये लोन पेयर क्या होगा, इस तरह से यहां शिफ्ट हो जाएगा, जिससे बेंजीन का ये जो बॉन्ड होगा ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होके यहां पर नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन कर लेगा। यानी इस फिनोल से मैं सेकंड आरएस को ड्रॉ कर पाऊंगा। इसमें ये दोनों जो बॉन्ड है ये एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये जो एच एटम था एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर थे, इसने एक लोन पेयर को डोनेट किया है तो एक लोन पेयर इसके पास बच जाएगा। और कोई भी एटम अगर अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, यानी इसके ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाएगी और इसका जो लोन पेयर है बेंजीन की इस ऑर्थो पोजीशन पर एज ए नेगेटिव चार्ज बन के चला जाएगा। अब इस आरएस में ये जो नेगेटिव चार्ज बना है ये पूरे सिस्टम के साथ इस तरह से कंजुगेशन में है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज देन सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड है, यानी कि ये इतना सिस्टम जो है पूरा का पूरा कंजुगेटेड सिस्टम है। तो बाकी की आरएस मैं सोचता हूं कि आप इजीली ड्रॉ कर पाओगे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बाकी की आरएस लिख देता हूं। तो कुछ इस तरह से फिनोल का मॉलिक्यूल अपनी 5 आरएस को बनाएगा। ये आरएस किस तरह से बनी होंगी, इस आरएस में ये नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव करेगा और ये जो बॉन्ड है ब्रेक होके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना लेगा। इससे हमारे पास इसकी थर्ड आरएस बन जाएगी और अगली आरएस में ये नेगेटिव चार्ज माइग्रेट करके यहाँ शिफ्ट होगा, जिससे ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होकर यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन कर लेगा और इसकी फोर्थ आरएस की फॉर्मेशन हो जाएगी। और अगली लास्ट आरएस में ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, जिससे कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे चला जाएगा, यानी ऑक्सीजन के पास वापस 2 लोन पेयर बन जाएंगे और इस तरह से फिनोल की ये 5 आरएस बन जाएगी। चूंकि आरएस अगेन इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल है, अब हम इसका रियल स्ट्रक्चर हाइब्रिड को ड्रॉ करेंगे। अब हाइब्रिड को ड्रॉ करते वक्त हमने 3 काम करने हैं। पहला काम तो ये कि फिनोल का जो सिग्मा फ्रेम है उसको हम एज इट इज ड्रॉ कर लेंगे। इस मॉलिक्यूल का मैंने सिग्मा फ्रेम को ड्रॉ कर लिया है। सेकेंड काम ये करेंगे कि जहां भी बॉन्ड बना है या ब्रेक हुआ है वहां पे हम डैश लाइन लगा लेंगे। तीसरा काम ये करेंगे कि इस आरएस में जिस एटम पर जो भी चार्ज आया है या जो भी चार्ज मूव कर रहा है वो डेल के थ्रू लगाएंगे। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया था, इसका मतलब ये है मैं ऑक्सीजन पर डेल पॉजिटिव लगाऊंगा। और इसी तरह से बेंजीन में 3 बार नेगेटिव चार्ज उसकी 2 ऑर्थो और 1 पैरा पोजीशन पे गया है, यानी कि अब मैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को उन्हीं जगह पर दोनों ऑर्थो और 1 पैरा पोजीशन पर लगा दूंगा। इस तरह से ये मेरे पास फिनोल का रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा। अब इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मैं इसके इस हिस्से को देखूं, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड्स हमने यूज करे हैं और 1 पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि इस हिस्से से मैंने 6 पाई इलेक्ट्रॉन को यूज किया है। चूंकि इन दोनों लोन पेयर में से केवल 1 लोन पेयर यूज हुआ है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ ले लिए और 2 मैंने यहाँ ले लिए, यानी इस मॉलिक्यूल में टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन हुआ है। अब ऑक्सीजन का लोन पेयर कैसा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं तो एक हमने यूज नहीं करा है, इसका मतलब 1 लोन पेयर जो होगा वो इसका लोकलाइज कहलाएगा और जो दूसरा लोन पेयर हमने यूज करा है इस लोन पेयर को हम कह देंगे कि लोन पेयर जो है ये डीलोकलाइज है। इसका मतलब ये है ऑक्सीजन के पास 1 लोन पेयर लोकलाइज है और 1 लोन पेयर उसका डीलोकलाइज है। एग्जाम्पल नंबर 4, इस एग्जाम्पल में बेंजीन के रिस्पेक्ट में ये जो कार्बन है ये बेंजाइलिक कार्बन है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, यानी कि ये मेरे पास कार्बोकेटाइन हुआ। इसे मैं बेंजाइल कार्बोकेटाइन कह सकता हूं।
अगर इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन ने टोटल 3 बॉन्ड बना रखे हैं और हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 6 हो गए, यानी कि कार्बोकेटाइन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इस कारण से इस बेंजीन का जो पाई बॉन्ड होगा वो ब्रेक होकर यहां शिफ्ट हो जाएगा और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे इस कार्बोकेटाइन की मैं सेकंड आरएस को ड्रॉ कर पाऊंगा, जिसमें इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ के दोनों हाइड्रोजन जो है वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। इन दोनों बॉन्ड को मैंने डिस्टर्ब नहीं करा है, ये दोनों बॉन्ड एज इट इज चले जाएंगे। खास बात ये होगी कि इसमें यहां पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अभी जो पॉजिटिव चार्ज हमने बनाया है ये पॉजिटिव चार्ज अगेन इस सिस्टम के साथ कंजुगेशन में है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, या मैं ऐसा कह लूं सिंगल डबल। तो इस पूरे सिस्टम में कंजुगेशन है, यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज को अब मैं आसानी से घुमा सकता हूं। तो अगली आरएस में क्या होगा, ये पाई बॉन्ड जो है ब्रेक होगा और इसके इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे और मैं इससे इसकी थर्ड आरएस को ड्रॉ कर लूंगा और इस आरएस में क्या होगा कि यहां का बॉन्ड एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा, यहां नया बॉन्ड बन जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहां पर पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। यहां पर डबल बॉन्ड कार्बन और उसके दोनों हाइड्रोजन हमने डिस्टर्ब नहीं करे हैं, ये एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। मैं मानता हूं कि अगली स्ट्रक्चर आप इजीली ड्रॉ कर पाएंगे, इसलिए मैं इसकी बाकी आरएस को ड्रॉ कर देता हूं। जैसे ही इस आरएस में ये पाई बॉन्ड इस तरह से मूव होगा, इसकी फोर्थ आरएस की फॉर्मेशन हो जाएगी और इस आरएस में जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके इसके इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, इससे हमारे पास फिफ्थ आरएस की फॉर्मेशन हो जाएगी। यानी बेंजाइल कार्बोकेटाइन जो होता है टोटल इस तरह से 5 आरएस की फॉर्मेशन कर सकता है और ये पांचों आरएस जो होती हैं हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी होती हैं। अगर मैं इसके रियल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूं तो रियल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते वक्त मैं इसका सिग्मा फ्रेमवर्क को बना लूंगा। सिग्मा फ्रेमवर्क को बनाने के बाद जहां भी बॉन्ड ब्रेक हुआ है या नया बॉन्ड बना है वहां पे अपने डैश लाइन को लगा लेंगे और जहां भी चार्ज गया है या माइग्रेट करा है वहां पे वो चार्ज एज ए डे लगा लेंगे। जैसे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, इसका मतलब इस कार्बन पे हम डेल के थ्रू पॉजिटिव चार्ज लगा लेंगे, तो यहां हमने लगा दिया डेल पॉजिटिव। और बेंजीन में चार्ज जो है 3 जगह पे गया है, एक जगह इस ऑर्थो पे, फिर पैरा पे और फिर इस ऑर्थो पे, यानी 3 जगह पे ये पॉजिटिव चार्ज हम डेल के थ्रू लगा लेंगे। यहाँ पे हमने डेल पॉजिटिव ऑर्थो पे लगा लिया, डेल पॉजिटिव पैरा पे लगा दिया और इसी तरह डेल पॉजिटिव इस ऑर्थो पे लगा दिया। यानी इन पांचों आरएस का जो हाइब्रिड होगा वो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाएगा। अब क्वेश्चन ये बना कि इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो कंजुगेशन में हिस्सा लेते हैं। चूंकि कार्बोकेटाइन के पास 2p ऑर्बिटल वैकेंट होता है, इसका मतलब कार्बोकेटाइन यहां पर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन नहीं कर पा रहा है। जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं वो इस सिस्टम से या इस पार्ट से हो रहे हैं। चूंकि यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, यानी इस मॉलिक्यूल में टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है। इस कार्बोकेटाइन का पॉजिटिव चार्ज बेंजीन में डीलोकलाइज होता है। इसका मतलब ये है ये जो पॉजिटिव चार्ज है मैं ऐसा कह सकता हूं ये डीलोकलाइज पॉजिटिव चार्ज है, कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। एग्जाम्पल नंबर 5, इस एग्जाम्पल में मेरे पास कार्बन का फ्री रेडिकल दिया गया है। किसी भी फ्री रेडिकल की स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम एक सिंपलेस्ट फ्री रेडिकल को कंसिडर करते हैं। मान लीजिए मेरे पास CH3 फ्री रेडिकल है, तो इसमें होगा क्या, इस कार्बन के साथ टोटल 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे और इस कार्बन पर यहां पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। चूंकि किसी भी बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इस तरह से इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड से आ जाएंगे और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ये होगा, यानी कि किसी भी फ्री रेडिकल में टोटल उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। होने कितने चाहिए थे, ऑक्टेट रूल के हिसाब से 8 होने चाहिए थे। इसका मतलब कार्बन फ्री रेडिकल जो होता है वो कार्बोकेटाइन की तरह ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। डिफरेंस सिर्फ ये होता है कार्बोकेटाइन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं सिंपलेस्ट कार्बोकेटाइन को कंसिडर करूं, यहां पे मेरे पास CH3 पॉजिटिव कार्बोकेटाइन है। इस कार्बोकेटाइन में कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं और यहां पे पॉजिटिव चार्ज है। चूंकि हर बॉन्ड से अगेन 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके पास होते हैं। यानी कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसीलिए इसमें बॉन्ड ब्रेक करने का जो पैटर्न होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। सपोज यहां पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज होता
तो हम क्या करते हैं, पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन उसको दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। बट यहां पे मेरे पास कार्बन का फ्री रेडिकल है जिसको केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब ये है, अब मैं इस पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को इस तरह से नहीं दे सकता क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की है। इसलिए ये जो पाई बॉन्ड है इसको मैं होमोलिटिकली क्लीवेज करूंगा। तो ये पाई बॉन्ड को मैं इस तरह से क्लीवेज करूंगा, यहाँ पे हम सिर्फ पाई बॉन्ड को ही क्लीवेज कर रहे हैं कि इसका 1 इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन पे आ जाए और इसका 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाए। जैसे ही इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आया होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए हमको केवल 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो यहाँ पे नई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और 1 इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन पे चला जाएगा। यानी इससे मैं अगली आरएस कुछ इस तरह से ड्रॉ कर पाऊंगा जिसमें यहां पर नई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और नेगेटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा। अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करूं तो यहां पे सबसे खास बात यह है कि इस साइड में किसी भी तरह का कंजुगेशन नहीं है, यानी इस साइड में किसी भी तरह से कोई पाई बॉन्ड ना तो है और ना ही बन पाएगा। तो इतना हिस्सा ये सिग्मा फ्रेमवर्क मैं एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करूंगा। तो अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं तो उसमें मैंने पहले सिग्मा फ्रेम बना लिया। सिग्मा फ्रेम बनाने के बाद इसमें यहां से लेकर इस हिस्से में जो मैंने हाईलाइटेड कर रखा है, यही पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और नया बनता है। इसलिए इस हिस्से में अपने डैश लाइन लगा लेंगे, बाकी किसी हिस्से में डैश लाइन नहीं लगाएंगे। और जो फ्री रेडिकल होता है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन का होता है, इसलिए यहां पे हम डेल डॉट और डेल डॉट लगा लेंगे। इसका मतलब ये इस टेक्सचर की रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 6। इस एग्जांपल में खास बात यह है कि हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड भी दिया गया है और प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा है कि कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड अगर कंजुगेशन में है तो उसके पास होते तो 2 पाई बॉन्ड है, बट ऑर्थोगोनल पोजीशन के कारण वो अपना केवल 1 पाई बॉन्ड को ही यूज कर पाता है। तो बेसिकली होगा क्या, इसमें अगर मैं कंजुगेशन को चेक करूं तो इस ऑक्सीजन के ये जो दोनों लोन पेयर हैं, ये दोनों लोन पेयर इस बॉन्ड के साथ यानी इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, क्योंकि लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ सिग्मा बॉन्ड से सेपरेट है। इसी तरह ये जो डबल बॉन्ड है इस ट्रिपल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में एक सिग्मा का सेपरेशन है। यानी इस पूरे सिस्टम में लोन पेयर, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में है। चूंकि मिक्स केस है, इसमें यहां पे ध्यान ये रखना है कि इस एटम के पास 2 लोन पेयर है, हम किसी एक लोन पेयर को यूज करेंगे। दूसरा ये चीज ध्यान में रखनी है, इसके पास ट्रिपल बॉन्ड है, हम इसका केवल 1 पाई बॉन्ड ही यूज करेंगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो बेसिकली इसमें होगा क्या, इसके इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेंगे जिससे डबल बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड होगा ब्रेक हो जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चले जाएंगे। इससे इस मॉलिक्यूल की मैं सेकंड आरएस को ड्रॉ कर पाऊंगा। इस सेकंड आरएस में होगा क्या कि यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, जबकि ये वाला कार्बन का बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डेड एंड जो है वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अभी हमने यूज नहीं करा है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे, आपने 1 यूज करा है तो 1 लोन पेयर बच जाएगा और इसके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसकी नेक्स्ट आरएस में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहां मूव करेगा जिससे ट्रिपल बॉन्ड का कोई एक पाई बॉन्ड ब्रेक होके अपने इलेक्ट्रॉन को एन के ऊपर ले जाएगा, जिससे मैं इसकी थर्ड आरएस को ड्रॉ कर लूंगा। अब इस थर्ड आरएस में क्या होगा, इस थर्ड आरएस में जो हिस्सा हमने डिस्टर्ब नहीं करा है वो हिस्सा हम एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। इतना हिस्सा मैंने इसमें डिस्टर्ब नहीं करा था, ये हिस्सा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। चेंज क्या आएगा, यहां इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और नाइट्रोजन का और कार्बन का जो ट्रिपल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा और नाइट्रोजन के पास एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से मॉलिक्यूल जो है अपनी इन 3 आरएस को बना पाएगा। अगर मैं इसके रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करूं तो अगेन उतना हिस्सा जो सिग्मा फ्रेम था मैं पहले ड्रॉ कर लूंगा। ये इस मॉलिक्यूल का सिग्मा फ्रेम था जो मैंने ड्रॉ कर लिया। दूसरा काम हमको ये ध्यान में रखना है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड थे, आपने केवल 1 पाई बॉन्ड यूज करा है तो 1 पाई बॉन्ड इसके पास बचा हुआ रहेगा। बाकी सभी जगह पर जहां पे पाई बॉन्ड बना है या ब्रेक हुआ है
वहां पे हम डैश लाइन लगा देंगे। तो एक डैश लाइन यहां आएगी क्योंकि पाई बॉन्ड बनेगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पाई बॉन्ड बनेगा, यहां का एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। इतना मैंने काम कर लिया। अब जो भी चार्ज वहां पे आया है उसको डेल के थ्रू लगा देंगे। तो यहां पे मेरे पास डेल नेगेटिव आया है और यहां पे मेरे पास डेल पॉजिटिव आया है। इस तरह से इन तीनों आरएस का जो मिक्सचर होगा वो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाएगा, जो कि रियल होगा। अगर मैं ऐसा पूछूं कि इस मॉलिक्यूल में कितने पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व हुए, तो यहां पे आपने एक लोन पेयर यूज करा यानी 2 इलेक्ट्रॉन, इस पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन और इन 2 पाई बॉन्ड में से एक यूज करा है तो अगेन 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इस मॉलिक्यूल में टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रेजोनेंस में पार्ट ले पाते हैं। एग्जांपल नंबर 7 में खास बात ये है कि मेरे पास ये दोनों पाई बॉन्ड जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कंजुगेशन में है। और खास बात यह है कि ये दोनों पाई बॉन्ड जो है ये नॉन पोलर पाई बॉन्ड है। अब ये नॉन पोलर पाई बॉन्ड क्यों है? क्योंकि ना तो इनमें किसी एटम में डिफरेंस आया है और ना ही एटम के हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस आया है। यहाँ पे पाई बॉन्ड जो है कार्बन के बीच में बना है और इन चारों कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, यानी इनका परसेंटेज s कैरेक्टर सेम है। इसका मतलब यह है कि कंजुगेशन के थ्रू मैं इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट या तो इधर कर सकता हूं या फिर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट मैं इधर कर सकता हूं, यानी इसमें दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो 1 बाय 1 हम दोनों पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं। पहली पॉसिबिलिटी को हम रेड कलर से शो कर रहे हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से गए होंगे। तो होगा क्या कि इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। बट चूंकि जैसा मैंने अभी कहा कि इसमें मैं इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस तरह से नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ऐसा थोड़ी ना ये बॉन्ड पोलर है, क्योंकि दोनों नॉन पोलर है, इसलिए मुझे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ऐसे भी करनी पड़ेगी, यानी दोनों मूवमेंट को मैं कंसिडर करके ही इसका रेजोनेंस हाइब्रिड या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को कंसिडर कर पाऊंगा। तो अगले केस में हम क्या करते हैं कि यहां पर एक ब्लू कलर से इसकी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग शो करते हैं। इसमें ये पाई बॉन्ड जो है यहां चला जाएगा जिससे इसके इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे। तो होगा क्या, अगेन इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के थ्रू यानी ब्यूटाडाइन के थ्रू ये 2 तरह की आरएस की पॉसिबिलिटी है। इसमें इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव करे तो ये आरएस बनेगी, अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव करे तो ये आरएस बनेगी और दोनों की पॉसिबिलिटी इक्वल है। इसलिए अगर मुझे आरएस को कंसिडर करते हुए रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो मैं इन दोनों आरएस को कंसिडर करूंगा। इन दोनों आरएस में खास बात क्या है, जहां पर नेगेटिव चार्ज है वहां पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है और जहां पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज है वहां पे नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है। इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा? इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए पहले तो मैं वो सिग्मा फ्रेम बना लूंगा जो मैंने ब्रेक नहीं करा है और फिर जहां भी सिग्मा बॉन्ड के अलावा पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है या बना है वहां पे मैंने डैश लाइन लगा दी। क्योंकि यहां पे अब मैं चार्ज नहीं लगा सकता, मैं सिर्फ डेल लगा लूंगा, क्योंकि यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब वहां पे कोई चार्ज नहीं हुआ। अगेन यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे हमने कोई चार्ज नहीं लगाया है। यानी कि ब्यूटाडाइन का इन दोनों आरएस का जो मिक्सचर होगा वो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाएगा। ये रेजोनेंस हाइब्रिड इसकी रियल स्ट्रक्चर होगी। अगर मैं इसमें बात करूं कितने इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है और एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इसमें टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है, यानी इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्ट ले सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, इस एग्जाम्पल में मेरे पास नाइट्रोबेंजीन का मॉलिक्यूल दिया गया है। नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में डेटिव बॉन्ड होता है, जिस कारण से इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इस नाइट्रोजन के पास अगर मैं टोटल बॉन्ड की बात करूं तो यहाँ पे टोटल 4 बॉन्ड्स बने हुए हैं और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इस नाइट्रोजन के पास अभी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि इसका ऑक्टेट जो है कंप्लीट होगा। अगर मैं इस हिस्से के साथ कंपैरिजन करूं तो इसमें ये जो डबल बॉन्ड के पाई बॉन्ड है, इसके पाई बॉन्ड के साथ सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है, यानी कि ये जो हिस्सा होगा ये इसमें कंजुगेशन का हिस्सा होगा, यानी कंजुगेटेड सिस्टम की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं। चूंकि नेट डायपोल यहां पे होगा, ये हमारे पास पोलर पाई बॉन्ड है जबकि ये मेरे पास नॉन पोलर पाई बॉन्ड है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होगी
वो कुछ इस तरह से होंगी। इसमें ये जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और इससे मैं इसकी सेकंड आरएस को ड्रॉ कर पाऊंगा। इस आरएस में ये दोनों बॉन्ड एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होंगे। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और यहाँ पे जो सिंगल बॉन्डेड O था जिसके पास नेगेटिव चार्ज था, ये एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। खास बात यह है कि इस नाइट्रोजन ने पहले भी 4 बॉन्ड बना रखे थे, इस नाइट्रोजन ने अभी भी 4 बॉन्ड बना रखे हैं और पहले इसके पास पॉजिटिव चार्ज था जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हुआ है। ये पॉजिटिव चार्ज एज इट इज इस पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और इसमें इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है इधर शिफ्ट हुए हैं। इसका मतलब ये है इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अभी जो पॉजिटिव चार्ज आया है ये पॉजिटिव चार्ज इस सिस्टम के साथ कंजुगेशन में है। अगेन इससे कुछ और आरएस बनेंगी जिसको मैं डायरेक्टली बना लेता हूं और फिर डिस्कस करता हूं। जब इसकी थर्ड आरएस में सेकंड आरएस के इलेक्ट्रॉन इस तरह से शिफ्ट होंगे तो यहां पर हमारे पास नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा। इससे मैं इसकी थर्ड आरएस को बना लूंगा। इसकी फोर्थ आरएस के लिए अब ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस साइड मूव होंगे, जिससे इन दोनों कार्बन के बीच में नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा। और इसकी लास्ट यानी 5वें नंबर की आरएस में अब ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये इस तरह से माइग्रेट करेगा और माइग्रेट होने से ये पाई बॉन्ड जो होगा ब्रेक हो जाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर लेगा, जिससे यहाँ पे नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ये जो पाई बॉन्ड था वो ब्रेक हो चुका है, इसलिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और यहाँ जो सिंगल बॉन्ड था इलेक्ट्रॉन के डोनेशन के कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। यानी इस तरह से मैं नाइट्रोबेंजीन की ये 5 आरएस को ड्रॉ कर सकता हूं। अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करूं तो अगेन हमको वही 3 काम करने हैं। पहला काम तो ये करना है कि इसका जो सिग्मा फ्रेम था जिसको मैंने यूज नहीं करा वो सिग्मा फ्रेम मैं एज इट इज बना दूंगा। जहां भी पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है या बना है वहां पे मैं डैश लाइन लगा दूंगा और जहां भी जो चार्ज माइग्रेट हुआ है या जनरेट हुआ है उसको मैं डेल के थ्रू लगा लूंगा। जैसे बेंजीन में इन तीनों कार्बन पर यानी 2 ऑर्थो 1 पैरा पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है। यहाँ पे सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज मैंने यूज नहीं करे हैं, ये दोनों इस पूरे प्रोसेस में एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हुए हैं, तो इसलिए मैं इन पे डेल नहीं लगा रहा। यहां पे बस मेरे को पॉजिटिव चार्ज लिख देना है। तो ये इस तरह से नाइट्रोबेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 9, इस एग्जाम्पल में मेरे पास इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये कार्बन इन 3 क्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। अगर मैं कंजुगेशन की प्रीवियस कंडीशन को कंसिडर करूं तो अगर किसी एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो वो किसी नेगेटिव चार्ज के साथ सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड हो तो ये जो सिस्टम होता है ये कंजुगेटेड सिस्टम कहलाता है। चूंकि क्लोरीन के पास 3D एम्प्टी ऑर्बिटल होता है तो यहाँ पे मुझे कंजुगेशन दिखाई दे रहा है। इसी तरह इस डेफिनेशन को मैं यहाँ भी यूज कर सकता हूँ और इस डेफिनेशन को मैं यहाँ भी यूज कर सकता हूँ। यानी ये कार्बन का नेगेटिव चार्ज तीनों क्लोरीन के खाली 3D ऑर्बिटल के साथ कंजुगेशन में है। तो होगा क्या, ये नेगेटिव चार्ज इस तरह से Cl के एम्प्टी ऑर्बिटल में डीलोकलाइज हो जाएगा, जिससे अगर मैं इसकी आरएस बनाऊं तो इन दोनों क्लोरीन को मैंने यूज नहीं करा है, इनको एज इट इज बना दूंगा। कार्बन और इस Cl एटम के बीच में नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये नेगेटिव चार्ज जो है इस तरह से Cl के ऊपर आ जाएगा, यानी इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में माइग्रेट कर लेगा। अभी मैंने इस आरएस में इस क्लोरीन को यूज करा है। इसी तरह से ये Cl भी यूज हो सकता है और ये Cl भी यूज हो सकता है। इसका मतलब मैं इससे 2 आरएस और बना सकता हूं जो इन दोनों क्लोरीन को 1 बाय 1 यूज करके बनेगी। तो हम क्या करते हैं, इनकी आरएस को फटाक से ड्रॉ कर लेते हैं और फिर आरएस को डिस्कस करते हैं। अब इस मॉलिक्यूल में ये वाली आरएस तब बनी होगी जब ये नेगेटिव चार्ज जो है इस तरह से इस Cl के अंदर माइग्रेट करें और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाए। इसमें ये वाली आरएस तब बनी होगी जब ये नेगेटिव चार्ज इस तरह से इस Cl में आए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाए। अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड को ड्रॉ करूं तो रेजोनेंस हाइब्रिड को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि जो इस स्ट्रक्चर में या इस आयन में जहां भी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जो एटम या ग्रुप जुड़े हुए थे उनको एज इट इज हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे।
और जहां भी पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है या बना है वहां पे हम डैश लाइन को यूज कर लेंगे और जिस एटम या ग्रुप पे जो भी चार्ज था वो चार्ज वहां पे डेल के थ्रू लगा देंगे। जैसे इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था तो इस कार्बन के ऊपर यहां पे हम डेल नेगेटिव लिख लेंगे और इन तीनों क्लोरीन पे 1/1 नेगेटिव चार्ज आया है, इसलिए इन तीनों क्लोरीन पे हम एज ए डेल नेगेटिव को लिख लेंगे। तो ये इस तरह से इस आयन का रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 10, इस एग्जाम्पल में मेरे पास पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन का लोन पेयर ये आपस में कंजुगेशन में है, क्योंकि कभी भी पॉजिटिव चार्ज किसी एटम के लोन पेयर से सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेट होता है, ये कंजुगेशन की कंडीशन होती है। इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है कि कंजुगेशन में केवल एक लोन पेयर ही पार्टिसिपेट करता है, इसलिए ये लोन पेयर यहां शिफ्ट हो जाएगा। अब यहां पे शिफ्ट क्यों हुआ है? क्योंकि इस कार्बन के पास अगर मैं इलेक्ट्रॉन को काउंट करूं तो टोटल 3 बॉन्ड बने हुए हैं और हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसा कि अभी इसी वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो यानी कार्बोकैटायन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। अगर मैं इसकी सेकंड आरएस को ड्रॉ करूं तो यहाँ के दोनों हाइड्रोजन जो हैं वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, O के साथ ये H जो है कैरी फॉरवर्ड होगा। क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे, आपने केवल एक लोन पेयर ही यूज करा है, तो एक लोन पेयर इसके पास बचा रहेगा और एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखते हुए इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करूं तो सबसे पहला काम कि पूरे मॉलिक्यूल या आयन का जो सिग्मा बॉन्ड का फ्रेम था उसको मैंने एज इट इज ड्रॉ कर लिया। जहां भी नया पाई बॉन्ड बनेगा वहां मैंने डैश लाइन लगा ली। ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर बचा रहेगा और पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ ऑक्सीजन पे यहाँ पे डेल पॉजिटिव आ जाएगा। क्योंकि कार्बन के पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था तो इस कार्बन पे अगेन मैं डेल पॉजिटिव लगा दूंगा। तो इस तरह से मैं इस मॉलिक्यूल का या इस आयन का रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ कर लूंगा जो इसकी रियल स्ट्रक्चर होगी, जो कि इन दोनों आरएस के कंट्रीब्यूशन से बनेगी। अगर मान लो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन में किसकी आरएस का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इसको देखें तो प्रीवियस वीडियो हमने देखा था कि जो आरएस जितनी ज्यादा स्टेबल होगी वो उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगी। अगर मान लो किसी मॉलिक्यूल या आयन की आरएस इक्वल स्टेबल होती है जैसे बेंजीन में, ऐसी कंडीशन में उसकी आरएस सेम कंट्रीब्यूशन या इक्वल कंट्रीब्यूशन करती है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये दोनों आरएस जो है अलग अलग स्टेबिलिटी के हैं। ये हमको कैसे पता लगा अलग अलग स्टेबिलिटी की हैं? ये हमने आरएस की स्टेबिलिटी में देखा था। अगर मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करूं तो इसके लिए हमको क्या करना है, रूल फर्स्ट को कंसिडर करना है। आरएस की स्टेबिलिटी में हमने ये देखा था कि अगर किसी आरएस में पाई बॉन्ड की संख्या ज्यादा हो तो वो आरएस जो होती है ज्यादा स्टेबल होती है। यहाँ पे मेरे पास पाई बॉन्ड की संख्या 0 है, यहाँ पे मेरे पास कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक पाई बॉन्ड है। इसका मतलब अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ए मान लेता हूं या इस आरएस को ए मान लूं और इस आरएस को मैं बी मान लूं तो स्टेबिलिटी के हिसाब से ये जो बी आरएस होगी इसकी स्टेबिलिटी ए से ज्यादा होगी। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोनों आरएस जो होंगी ये इमेजिनरी होंगी, तो ये जो हमने स्टेबिलिटी निकाली है वो इमेजिनरी है क्योंकि इस आयन का जो रियल स्ट्रक्चर है वो तो रेजोनेंस हाइब्रिड है। अब क्वेश्चन ये बना कि इसकी स्टेबिलिटी पाई बॉन्ड ज्यादा होने से बढ़ क्यों गई? इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन में जो भी एटम इन्वॉल्व होते हैं जिसके ऊपर चार्ज आता है उसके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेने होते हैं। जैसे इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका ऑक्टेट जो है वो अभी इनकम्प्लीट है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करूं तो यहाँ पे मेरे पास 3 बॉन्ड है, हर बॉन्ड में इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पे एक एलपी भी बचा हुआ है, यानी ऑक्सीजन के पास यहाँ पे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और इस बी आरएस में इस हिस्से का ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो जाएगा। जो भी न्यूट्रल एटम होते हैं उनका ऑक्टेट तो वैसे ही कंप्लीट होता है, यानी कि इस बी आरएस में पूरी सिस्टम का या पूरे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। इसी कारण से बी आरएस की जो स्टेबिलिटी है वो ए से ज्यादा है। अगर बी आरएस की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो बी आरएस इस आरएस को बनाने में ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगी। अगर ए आरएस की स्टेबिलिटी कम है तो ए आरएस के थ्रू आरएस को बनाने में कम कंट्रीब्यूशन होगा। अभी कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? कंट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि ये जो आरएच है इसकी ज्यादा प्रॉपर्टी जो है मैं इस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर पाऊंगा जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। एग्जांपल नंबर 11, अगर मान लो मेरे पास नाइट्राइट आयन दिया गया है
और मैं इसकी RH में चार्ज को पर एटम शो करूं तो वो कैसे करते हैं इस एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं नाइट्राइट आयन की बात करूं तो इसमें नाइट्रोजन एटम के साथ एक तरफ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। ये मेरे पास नाइट्राइट आयन की स्ट्रक्चर है। अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज की बात करूं, ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है क्योंकि ये आपस में एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है। इसका मतलब ये हुआ मैं इस लुईस स्ट्रक्चर से इस तरह से इलेक्ट्रॉन को मूव करके इसकी एक RS को और ड्रॉ कर सकता हूं। इस RS में होगा क्या कि यहां पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और यहां का जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और जो नेगेटिव चार्ज था वो राइट हैंड वाली ऑक्सीजन से लेफ्ट हैंड साइड की ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से मैं इस नाइट्राइट आयन यानी NO2 नेगेटिव की ये दो RS को ड्रॉ कर सकता हूं। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बना, क्या ये दोनों RS सेम है या ये दोनों RS डिफरेंट है। इसके लिए प्रीवियस वीडियो में हमने एक टर्मिनोलॉजी यूज करी थी कि ऐसी RS जो होती हैं वो इक्विवेलेंट RS कहलाती है। अब इक्विवेलेंट RS का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है किसी RS में जो भी एटम जिस चार्ज या जिस बॉन्ड के साथ प्रेजेंट है वो एटम या वो चार्ज दूसरी RS में भी हो। जैसे यहां पे मेरे पास एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, यहां पे मेरे पास नाइट्रोजन ऑक्सीजन का एक डबल बॉन्ड मिला, यहां पे मेरे पास ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड हैविंग नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पे मेरे पास ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ नेगेटिव चार्ज लिए हुए हैं, यानी इसकी सभी चीजें सेम है, इसलिए मैं इसे इक्विवेलेंट RS कह रहा हूं। मैं इसको आइडेंटिकल RS क्योंकि नहीं कह रहा, क्योंकि एटम सेम नहीं हुए। जैसे यहां पे जो नेगेटिव चार्ज था वो इस O पे था, सपोज इस O को मैं A मान लूं, ठीक है, तो A वाली O तो ये हुई, ये तो मेरे पास दूसरी O हुई। इसका मतलब जो नेगेटिव चार्ज जिस ऑक्सीजन पे था वो गया तो ऑक्सीजन पे, बट वो O जो था ऑक्सीजन जो था वो आइडेंटिकल नहीं था, इसलिए ऐसी RS जो होती हैं ये सेम RS ना कहलाकर इसे हम इक्विवेलेंट RS कहते हैं। इक्विवेलेंट RS कहते हैं। अब सोचो, मान लो मुझे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है, तो अपने क्या करेंगे, जहां भी सिग्मा फ्रेम था वो सिग्मा फ्रेम बना लेंगे और यहां पे लगा लेंगे डैश बॉन्ड और इन दोनों ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है जो कि एज ए डेल लगा दिए मैंने। तो ये मेरे पास नाइट्राइट आयन का रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया। अगर मान लो इन दोनों RS को मैं नंबरिंग कर दूं, ये मेरे पास फर्स्ट नंबर की RS है और ये मेरे पास सेकेंड नंबर की RS है। जो इक्विवेलेंट RS होती हैं वो जितनी भी बने उनकी स्टेबिलिटी हमेशा सेम होती है, क्योंकि इसमें सभी एटम या सभी बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। इसलिए इन दोनों की अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की जो RS है इनकी स्टेबिलिटी सेम होगी। अगर RS की स्टेबिलिटी सेम है, इसका मतलब ये है कि RH को बनाने के लिए वो दोनों RS या जितनी भी RS थी जिनकी स्टेबिलिटी सेम थी, सेम कंट्रीब्यूशन करेंगी, यानी सेकंड नंबर की RS का इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा, फर्स्ट नंबर की RS का इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा। इससे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा। अगर मान लो रेजोनेंस हाइब्रिड में जिस एटम पे चार्ज आया है, अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं उस पे कितना चार्ज आया है पर एटम, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें ये देखना पड़ेगा, जैसे यहां पर एक नेगेटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज दो ऑक्सीजन पे माइग्रेट करता है। इसका मतलब अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड इस तरह से शो करूं कि इसमें यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड था, यहाँ डैश लाइन लगा दी, यहाँ सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे डैश लाइन लगा दी। पर ऑक्सीजन अगर मैं चार्ज की बात करूं, एक नेगेटिव चार्ज दो ऑक्सीजन पे मूव करा है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं पर ऑक्सीजन -1/2 का चार्ज है। मैं इसके रेजोनेंस हाइब्रिड को कुछ इस तरह से भी ड्रॉ कर सकता हूं। एग्जांपल नंबर 12, इस 12 नंबर एग्जांपल में मेरे पास साइक्लोपेंटाडाइन एनायन का मॉलिक्यूल दिया गया है। अगर मैं इसके नेगेटिव चार्ज की बात करूं, इसका नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है क्योंकि ये दोनों आपस में एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है। इसी तरह से ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ भी कंजुगेशन में है क्योंकि ये दोनों आपस में सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है। अगर दोनों पाई बॉन्ड को मैं आपस में कंपेयर करूं, ये सिस्टम भी कंजुगेटेड सिस्टम है, यानी दोनों पाई बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है, यानी इसमें कंजुगेशन है। तो इस नेगेटिव चार्ज को मैं क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर सकता हूं। अगर इस टाइप की मेरे पास रिंग हो जिसमें सभी कार्बन हो, तो ऐसे कंपाउंड को कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। इसे हम आइसोसाइक्लिक भी कह सकते हैं।
इसकी टोटल नंबर ऑफ आरएस निकालते वक्त आपको स्पेशली कुछ प्रिकॉशन रखने होंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, जिस एटम पे या जिस कार्बन पे जैसा भी चार्ज था उसको हम हाईलाइट कर देते हैं। जैसे यहां पे इस कार्बन को मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देता हूं। अब जितनी भी मैं आरएस बनाऊंगा उसमें इस कार्बन को उस जगह पे हाईलाइट करता जाऊंगा, और नेगेटिव चार्ज को या जो भी चार्ज था, जैसे इस कंडीशन में नेगेटिव चार्ज है, मैं तब तक रोटेट करूंगा जब तक वापस इस हाईलाइटेड कार्बन पे वो चार्ज ना आ जाए। जैसे अब मान लो मैं इस नेगेटिव चार्ज को इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता हूं। अब होगा क्या, ये पाई बॉन्ड जो है ब्रेक होगा और उसका चार्ज जो है यहां चला जाएगा। अब इससे इसकी एक आरएस और बनेगी। इस आरएस में यहां का बॉन्ड कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, इस पे यहां नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा। हाईलाइटेड कार्बन मैं यहां पे वापस हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, अगली बार क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहां मूव करेगा। अब ये पाई बॉन्ड जो है ब्रेक होके यहां आ जाएगा। ठीक है, और मैं इसकी एक आरएस को और ड्रॉ कर लूंगा, जिसमें क्या करेंगे, ये बॉन्ड एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यहां पे नई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे चला जाएगा। ठीक है, वापस जो हाईलाइटेड कार्बन था उसको अपने हाईलाइटेड कर लेंगे, फिर एक आरएस और ड्रॉ करेंगे जिसमें नेगेटिव चार्ज यहां जाएगा और यहां पे वापस पाई बॉन्ड ब्रेक होकर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये मैं जब तक करता रहूंगा जब तक मेरे पास वापस उसी कार्बन पे जिसको मैंने हाईलाइट किया है वो वाला चार्ज वहां पे ना आ जाए। तो इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा, यहां नया बॉन्ड बनेगा और यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाईलाइटेड कार्बन मैंने वापस हाईलाइट कर दिया। फिर मैं इलेक्ट्रॉन को घुमाऊंगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस तरह जाएंगे, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर नेगेटिव चार्ज यहां बना लेगा। तो इससे एक आरएस और ड्रॉ हो जाएगी। इस आरएस में क्या होगा, इस आरएस में आपने इस बॉन्ड को एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करना है, यहां नए बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है और नेगेटिव चार्ज यहां आएगा। अगेन हाईलाइटेड कार्बन को मैं हाईलाइट कर लूंगा। अगली बार क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहां मूव करेगा, ये पाई बॉन्ड जो है ब्रेक होगा और इसका चार्ज जो है यहां पे आ जाएगा। और जैसे ही मैं अभी आरएस बनाऊंगा तो इस आरएस में क्या होगा, यहां पे मेरे पास नेगेटिव चार्ज होगा, ये बॉन्ड एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यहां पे नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और हाईलाइटेड कार्बन यहां पे आएगा। अब एक आप चीज देखो, मैंने क्या कहा था, जहां भी चार्ज हो उस वाले कार्बन को आप हाईलाइट कर लो और उसको तब तक घुमाते रहो जब तक वापस उसी कार्बन पे वो चार्ज ना आ जाए। जैसे उस कार्बन पे जिसको आपने हाईलाइटेड करा था वो वाला चार्ज वहां पे आ जाए, इसका मतलब ये है ये वाली आरएस आपने वापस डुप्लीकेट कर दी, यानी ये दोनों जो होंगे एग्जैक्टली सेम होगी, इसलिए मैं इस एक आरएस को छोड़ दूंगा। ठीक है, अब बाकी बची हुई जो होंगी वो टोटल इसकी आरएस होंगी, तो यानी इसके थ्रू टोटल जो है ये 5 आरएस बनेंगी। करेक्ट है। अगर मान लो इसका मैं रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करूं तो रेजोनेंस हाइब्रिड में मैं क्या करूंगा, सभी जगह पे पाई बॉन्ड बना है तो इस तरह से मैं यहां पे डैश लाइन लगा दूंगा और सभी जगह पर नेगेटिव चार्ज मूव करा है, इन 5 कार्बन को मैं इस तरह से हाईलाइटेड कर दूंगा। यानी ये इस मॉलिक्यूल का रेजोनेंस हाइब्रिड है जो कि इन 5 आरएस का मिक्सचर है, क्योंकि ये 5 आरएस जो है हाइपोथेटिकल आरएस है। करेक्ट है। अगर मान लो मुझे एक कार्बन के ऊपर पर्टिकुलर चार्ज रखना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज जो है 5 कार्बन पे मूव हुआ है, इसका मतलब इस रेजोनेंस हाइब्रिड को मैं एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इसमें मैं क्या करूंगा कि बस सेम काम तो मैंने इतना ही करा कि जो सिग्मा फ्रेम था वो बना दिया, जहां बॉन्ड बना या ब्रेक हुआ वहां पे डैश लाइन लगा दी, हर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज गया था, एक नेगेटिव चार्ज 5 कार्बन पे गया था। इसका मतलब ये है कि इसमें हर कार्बन पर -1/5 का चार्ज आएगा। तो ये -1/5 का चार्ज जो है मैं यहां पे हर कार्बन पे ड्रॉ कर लूंगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके रेजोनेंस हाइब्रिड को मैं दूसरी तरीके से भी रिप्रेजेंट कर दिया। ये दोनों ही स्ट्रक्चर जो है करेक्ट है, इसमें से आप कोई भी स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज आई होप इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपने बहुत अच्छे से समझा होगा कि आरएच को ड्रॉ करके हम किस तरह से किसी भी मॉलिक्यूलर आयन की रेजोनेंस हाइब्रिड यानी आरएच को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अगर आपको लगता है ये मटेरियल रेलेवेंट है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।